प्यारे बच्चों, आज 19/8/2020 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। पाठ हमारा चल रहा कार्बन और उसके यौगिक। बहुत लंबे समय से चल रहा है, लंबा पाठ है ये, अभी एक आध दिन और चलेगा। तो इसके प्रश्न 5 में है, इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना बनाइए। एथेनाइक अम्ल है, H2S है, प्रोपेनोन है, F2 है। तो चारों के एथेनाइक अम्ल सूत्र होता है CH3COOH। देखिए CH3COOH। तो कार्बन है, एक परमाणु बाह्यतम कक्ष में 4 परमाणु आएंगे, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 2 ऐसे हैं, 3 इधर हो गए। ऑक्सीजन में देखिए 2 2 4 2 6 हैं। कार्बन के यहाँ 1 2 और 2 4। इस प्रकार देखिए हाइड्रोजन के ये जो जोड़े बन रहे हैं, मैंने इनके निकटस्थ हीलियम का रचना बन रहे हैं। कार्बन में 4 पहले से, 4 यहाँ से ले लिया, तो अष्टक इसका पूरा। इस वाले कार्बन में देखिए 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक पूरा हो गया। ऑक्सीजन के देखिए 2 4 6 और 8, ये अष्टक पूरा हो गया ऑक्सीजन की। ऐसे इधर से हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का इधर अक्रिय गैस की रचना जो सन्निकट होता हो, हीलियम, और यहाँ 2 4 6 और 8 ही बन गया। ऐसे H2S है, तो H2S में केन इसका मतलब S 1 है, सल्फर 1 है, और हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हो गया। सल्फर में अभी कल चर्चा हुआ था कि जो 16 होता है तो 2 8 6 होता है, उसका इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 ये है, एक इधर से एक अष्टक बन गया। प्रोपेनोन में CH3COCH3 है, तो CH3 देखिए CH3, यहाँ भी CH3 और CO। अब देखिए कार्बन का आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्ष में। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका देखिए इधर का हो गया। इस कार्बन के उसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ, और ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया। कार्बन में देखिए 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 और 4 यहाँ से, इसका पूरा हो गया। इस प्रकार इस कार्बन का देखिए 4 बाह्यतम था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, 7 और 1 इस कार्बन का अष्टक। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 7, यानी बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 7, 2 4 6 और 7। तो ये जब इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेंगे तो इसका अष्टक पूरा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ये इसका अष्टक पूरा करने का तरीका था। अब जरा कुछ प्रश्न देखें। इसमें छठा प्रश्न है, समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजाति या सजाति एक ही है। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, उसे समजाति श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिखा गया है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो मेथेनॉल का सूत्र CH3OH, एथेनॉल का CH3CH2OH, प्रोपेनॉल का CH3CH2CH2OH। OH में जो है, जो आल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, उसके नाते लगता है। सदस्यों के निम्न लक्षण क्या हैं। सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। सामान्य गुणधर्म लगभग एक जैसा होता है। ये हमारे समजाति श्रेणी के लक्षण थे। कुछ प्रश्न और देखें। प्रश्न नंबर 7वां, अतः जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। मिसेल अभी इसके पहले चर्चा हो चुकी थी। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मिसेल का निर्माण होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, साबुन के अणु मुख्यतः 2 भाग होते हैं। जब जल में घुलेंगे, एक जल रागी होता है, दूसरा जल विरागी। कार्बन श्रृंखला वाला भाग जल विरागी होता है। आयनिक भाग जिसमें सोडियम और पोटेशियम परमाणु होता है, वह जल रागी होता है। जिसमें सोडियम और पोटेशियम का परमाणु तो जल रागी होता है। यह जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायकों में डाले जाते हैं, तब अपने आवेशित भाग के कारण जलरागी भाग बाहर जल की ओर होता है। इसे मिसेल, इस प्रकार मिसेल बनते हैं। एथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है, अतः इसमें जलरागी भाग के लिए आकर्षण नहीं होता। अतः एथेनॉल में साबुन घोलने पर मिसेल नहीं बनते। मिसेल की कल्पना कल परसों बहुत डिटेल से बताया गया है, कई उदाहरण लेके बताया गया है। अगला प्रश्न है, कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कार्बन और उसके यौगिकों का प्रयोग अधिकतर ईंधन के रूप में, तो ईंधन के रूप में क्यों प्रयोग होता है, ध्यान देखिए। कार्बन और उसके यौगिक दहन के परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ऊष्मा देते हैं। जब जलाए जाते हैं तो ऊष्मा देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की प्रसरण मात्रा अधिक होने के कारण इनका सामान्य ज्वलन ताप अधिक होता है। जो ज्वलन का ताप तो अधिक होता है। इनका रखरखाव आसान होता है। दहन नियंत्रित किया जा सकता है, अचानक जला दिया जाए तो कंट्रोल न करें। इसलिए कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में
किया जाता है। एक अगला प्रश्न देखें, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। जब कठोर जल से साबुन करेंगे, देखिए अभी चर्चा होती है डिटर्जेंट हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कठोर जल और मृदु जल में समान झाग देता है, लेकिन साबुन में देता है। होता क्या है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के अणु घुले रहते हैं, घुलनशील लवण होते हैं। कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम। जब यह साबुन से ये लवण क्रिया करते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तब अघुलनशील लवण बनते हैं। अघुलनशील में जो घुलन है जिसे स्कम या झाग कहते हैं, ठीक है, झाग बन गया। तो कैल्शियम से बनाया है, कैल्शियम साबुन का सूत्र है 2RCOO, यानी मैंने सोडियम पोटेशियम बनता है, सोडियम का जिक्र किया गया है। ये झाग बन गया RCOO, ट्वाइस Ca कैल्शियम का ट्वाइस है ये। मैग्नीशियम से भी है, ये भी साबुन का ही सूत्र है 2RCOO, यानी RCOO होल ट्वाइस Mg झाग बनाया, और 2Na+। तो प्लस का मतलब सोडियम यूटान अगले को दे दिया है। अगला प्रश्न है, यदि आप लिटमस पत्र लाल और नीला से साबुन की जांच करें तो क्या प्रेक्षण आएगा? आप देखेंगे साबुन चूँकि क्षारकीय प्रकृति होता है, तो क्षारकीय लिए बताया कि जब लाल लिटमस पत्र को ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नीले में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन नीला लिटमस पत्र ले जाएंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि साबुन सूखा रहेगा तो उसमें लिटमस पत्र का असर नहीं करेगा, इसलिए हल्का सा थोड़ा ज़रूर गीला होना चाहिए, या लिटमस पत्र भीगा हो या साबुन ही गीला हो, तो हम जब टेस्ट करेंगे तो तुरंत वो रंग परिवर्तन दिखाई देगा। इस प्रकार विज्ञान के आपके कुछ प्रश्न आज हो गए। अब थोड़ा बहुत प्रश्न जो है अगले टर्न के लिए।